आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर तृतीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र अपना है इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप का, उसमें आज एक नए बिंदु के साथ में हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो एब्रिविएशन है वो संक्षेप में अपन UNO बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और UNO का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग है और जो रोल है उस पर अपने सिलेबस के बिंदु से अपने को चर्चा करनी है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका जो रोल है, इन बिंदुओं पर अपने को यहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे UNO क्या है और कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ, अर्थात इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इस पेपर के प्रारंभ में हमने चर्चा किया था और उसमें एक बिंदु के रूप में हमने ये चर्चा किया था कि पोस्ट वार जो चेंजेज हैं या पोस्ट वार जो डेवलपमेंट्स हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो इमर्जिंग ट्रेंड्स जो पोस्ट वार के समय थे, उनमें से एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड था, बहुत बड़ा जो परिवर्तन था, वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का निर्माण जो है इस समय की सबसे बड़ी विशेषता थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है, इमर्जिंग ट्रेंड उस समय चला और उसके तहत सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख नाम जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का है। जहाँ तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो अब तक के ज्ञात मानव इतिहास से ये बात स्पष्ट होती है कि मानव मस्तिष्क में हमेशा से दो विरोधी विचारधाराएं एक साथ ही मौजूद रही हैं। जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि युद्धों का जो निर्माण है या युद्ध जो है वो मानव मस्तिष्क में लड़े जाते हैं, अर्थात उत्पत्ति स्थल जो है वो मानव मस्तिष्क होता है। उसी प्रकार शांति के प्रयास भी मानव मस्तिष्क में ही उत्पन्न होते हैं। ये आज तक के ज्ञात मानव इतिहास का जो वर्णन है वो स्पष्ट करता है। अर्थात युद्ध और शांति हमेशा से एक अलग अलग प्रकल्प के रूप में मानव मस्तिष्क का हिस्सा बने हैं। जहाँ युद्धों की बात होती है वहीं शांति की बात भी होती है। और अति प्राचीन काल की बात न करके हम जो है आधुनिक युग की बात करें तो उसमें भी हम देखेंगे कि नेपोलियन जो युद्ध हुए यूरोप में, नेपोलियंस के उसके बाद में होली अलायंस का गठन किया गया। प्रथम महायुद्ध जब हुआ उसके बाद में राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ, यहाँ पर अपने को स्पष्ट ये समझना होगा कि राष्ट्र संघ जो संस्था थी वो अलग है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है वो अलग है। ये प्रथम महायुद्ध के बाद जो बना, लीग ऑफ नेशंस के नाम से इसे कहा गया। और इसी प्रकार दूसरे महायुद्ध के दौरान और उसके बाद जो संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्तित्व में आई वो थी आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मानव मस्तिष्क में एक ही साथ जहाँ युद्ध की बात होती है उसके विपरीत शांति की बात भी होती है, जहाँ विध्वंस की बात होती है उसके विपरीत निर्माण की भी बात होती है। और ये हमेशा से इतिहास में चला आया है। ये एक साथ ही इसके बीज जो हैं निहित होते हैं। और उसी कड़ी में पोस्ट वार जो चेंजेस, जो डेवलपमेंट्स आए, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो उस समय आए, उसके तहत आपका जो है UNO अस्तित्व में आता है। और जब आगे इसके उद्देश्यों पे हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट होगा कि इसका पहला और सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था, वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस को रखा गया। विश्व शांति और सुरक्षा इसका प्रथम ध्येय रखा गया। युद्धों से भयभीत मानवता के मस्तिष्क में शांति का बीज प्रस्फुटित हुआ और उसी की कड़ी में इस संगठन की स्थापना होती है। और जो समय है वो महायुद्ध के भीषणतम स्वरूप के रूप में उस समय आतंकित कर रहा था। जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्रों के रूप में, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के रूप में सम्मिलित जो शक्ति थी, ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति उसके विरोध में लगी हुई थी। और ये केवल राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था।
धुरी राष्ट्रों की बढ़ती जो सैनिक शक्ति थी वो वास्तव में प्रजातंत्र मानवाधिकारों के खिलाफ संकट का संकेत थी, और यदि इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चित ही समस्त विश्व पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता और स्वाधीनता और प्रजातंत्र के जो ऊंचे आदर्श हैं उनको निश्चित ही भारी आघात पहुंचता। इसी कड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी सन 1942 को जो है इसका प्रारंभिक बीज जो है वो प्रस्फुटित होता है। ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होता है जिसमें निर्णय होता है कि ये राष्ट्र सम्मिलित रूप से धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस नाम जो है तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस नाम दिया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना 1 जून 1945 को आगे चलकर जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी, और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र प्रस्तावना और अनुच्छेद के साथ 111 अनुच्छेद इसमें रखे गए और प्रस्तावना, और इसका जो मूल प्रस्ताव था वो यहाँ पर इन राष्ट्रों के जो सम्मेलन हुआ उसमें औपचारिक रूप से रखा गया। अस्थायी मुख्यालय लेक्स एक्सेस अमेरिका में अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए। पोलैंड का प्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल नहीं था, उसने बाद में हस्ताक्षर किए, और 51 राज्यों में से एक मूल सदस्य वह भी बन गया। आधिकारिक रूप से यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर सन 1945 को अस्तित्व में आता है, जब मुख्य राष्ट्रों द्वारा इसके जो अधिकार पत्र की जो पुष्टि है चीन, फ्रांस, सोवियत संघ और इंग्लैंड तथा अमेरिका और अन्य बहुसंख्यक हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई, और इसी रूप में 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1946 से यूएनओ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसके सदस्यों की संख्या को देखते हुए प्रायोजकों की कल्पना के अनुरूप यूएनओ सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका है। इसके 17 विशेष अभिकरण और 14 मुख्य कार्यक्रम और निधियां विश्व के कोने कोने में प्राय सभी मानवों से संबद्ध है। ये विश्व का अंतःकरण और आशा का केंद्र भी बना हुआ है। तो इस रूप में यूएनओ अस्तित्व में आता है, और रूजवेल्ट जो है इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता और उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा जब इन्होंने प्रस्तुत की तो उसका मुख्य तर्क जो था वो यही था कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मतैक्य होना चाहिए। और हालांकि तत्कालीन समय में ये जो विचार था रूजवेल्ट का, वो विचार केवल धुरी राष्ट्रों पर मित्र राष्ट्रों की विजय को प्रधानता, उसकी प्रबलता को बनाए रखना था, लेकिन उसमें कहीं न कहीं उनका विचार ये भी था कि जब प्रभावशाली शक्तिशाली राष्ट्रों का मतैक्य होगा तो निश्चित रूप से विश्व में मानवाधिकारों के लिए या विश्व शांति के लिए कुछ बड़ा निर्णय संगठन कर सकता है। हालांकि आगे चल के उनके इस विचार को जो है इतनी प्रमुखता प्राप्त नहीं हुई, और आगे चल के इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ। डम्बर्टन ऑक्स भवन में जो प्रस्ताव चले उसमें इसके संगठन की रूपरेखा स्वीकार की गई थी, और 1943 को यूएसए, इंग्लैंड और सोवियत सरकारों ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के माध्यम से घोषणा की, जिसमें इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को घोषित किया गया, स्वीकार किया गया। और 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट के शिखर सम्मेलन में, जिसे याल्टा सम्मेलन कहा गया था,
इसके महत्वपूर्ण जो सुरक्षा परिषद थी उस पर निर्णय हुआ 5 मार्च 45 को। इसके निर्णय के अनुसार 51 राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया जिसे यूनाइटेड नेशंस चार्टर आगे चल के कहा गया। 24 अक्टूबर 45 को इसमें जो शर्तें थी वो पूरी होती हैं और ये जो है अस्तित्व में आ जाता है। इसके बाद में इसके उद्देश्यों की बात हम करेंगे। इसके ऑब्जेक्ट क्या है, यूएनओ के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। सबसे प्रथम जो है यूएनओ सही मायने में एक वैश्विक संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है और इसके लिए जितने भी प्रयास हों ये करने का कार्य जो है इसके संगठनों द्वारा किया जाता है। कुल मिला के सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। सबसे बड़ा विश्व शांति और सुरक्षा, सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस, विश्व शांति और सुरक्षा, विश्व शांति और सुरक्षा। विवादों का शांतिपूर्ण हल, विवादों का शांतिपूर्ण हल। विभिन्न राष्ट्रों में जो सीमाई विवाद हैं, आर्थिक विवाद हैं या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद है वो बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान। राष्ट्रों का आत्मनिर्णय एवं उपनिवेश विघटन को बढ़ावा देना, इसकी गति को बढ़ाना। उपनिवेशों का जो विघटन है उसकी गति को बढ़ाना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सुरक्षित करना। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाना, विश्व समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाना, विश्व समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाना। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो निश्चित रूप से वैश्विक प्रकृति के हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हैं, मानवतावादी हैं और शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व के विचार को स्वीकार करने वाले हैं। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं और इसके जो सिद्धांत हैं वो इन्हीं से निकल रहे हैं। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हीं से निकलते हैं, इन्हीं से मिलते जुलते या यूँ कहें कि इसके उद्देश्यों से ही सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है और इसके जो सिद्धांत हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो उद्देश्यों को प्राप्ति के तरीके हैं, किस प्रकार से किन बातों को, किन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इसका जो चार्टर है, यूएनओ चार्टर, उसका सेक्शन 2 जो है वो इसके बारे में प्रावधान करता है। सबसे पहला, सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत इसको मान्य है। इसका जो प्रधान आधार है छोटे बड़े देशों की समानता और उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करना है। छोटे बड़े राष्ट्रों की समानता और सर्वोच्चता को स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है कि विश्व बिरादरी में, विश्व राजनीति में बड़े राष्ट्रों की धौंस रहे और छोटे राष्ट्रों का कोई अस्तित्व नहीं रहे। बहुत ही आदर्शवादी सिद्धांत इसका। दूसरा, सब सदस्य राष्ट्र से ये आशा की रखी जाती है कि चार्टर द्वारा लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा सभी सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा सभी सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। चौथा, सभी राष्ट्र यूएनओ के उद्देश्यों के प्रतिकूल वे कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ऐसा कार्य करेंगे।
पांचवा, कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। छठा, यूएनओ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन करवाएगा। और सातवां और अंतिम, किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में यूएनओ हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल जो इसका 2 है वो सेक्शन 2 उसका 2(4) क्लॉज 2(7) वो जो इंटरनल जो इंटरविंग है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र में, वो या उसके अलावा यूएनओ का राष्ट्रों के बीच में या राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप को वर्जित करता है। जहाँ तक इसके बजट का प्रश्न है, इसका आर्टिकल 17 जो है बजट पर चर्चा करता है। इसकी एक बजट एडवाइजरी कमेटी होती है और यद्यपि मुख्य रूप से ये सदस्य राष्ट्रों पर ही निर्भर होता है बजट के लिए। महासभा की जिम्मेदारी होती है विचार करने की और अनुमोदित करवाने की, और संयुक्त राष्ट्र के खर्चों का वहन सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा करती है। एडवाइजरी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यूएनओ का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है, जो कि महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। उसकी एक 16 सदस्य विशेषज्ञ समिति द एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस द्वारा समीक्षा की जाती हैं, और 34 सदस्यीय कार्यक्रम और समन्वय समिति द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाती है। विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इसका बजट देय होता है। न्यूनतम बजट भी लिया जाता है और अधिकतम बजट भी लिया जाता है। इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को भी सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकार किया गया है। जहाँ तक इसकी सदस्यता का प्रश्न है, 2 प्रकार की सदस्यताओं का उल्लेख है। कुछ देश जो प्रारंभिक या मौलिक सदस्य हैं 1 जनवरी 1942 को यूएनओ चार्टर पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या सैन फ्रांसिस्को चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। ये तो मौलिक राष्ट्र सदस्य राष्ट्र हैं। और दूसरा, राष्ट्रों को सदस्यता उपलब्ध हो सकती है जो शांतिप्रिय हों, चार्टर में विश्वास रखते हों, जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों एवं जिनको ये संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त समझती है। उन राष्ट्रों के लिए महासभा 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का बहुमत और 9 में से 5 स्थायी सदस्यों का बहुमत जो है अगर उसकी स्वीकृति ले लेता है तो उस सदस्य को, उस राष्ट्र को सदस्य बना लिया जाता है। महासभा के निर्णय के पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है, अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकती है। इसमें सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त होता है, अर्थात 5 सदस्य जो इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वो अगर किसी राष्ट्र को सदस्य बनाने पर उनमें से कोई भी एक वीटो कर देता है तो वह राज्य सुरक्षा जो महासभा यूएनओ चार्टर का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके साथ ही निलंबन का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य राष्ट्रों में से किसी को महासभा द्वारा निलंबित किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चार्टर की धारा 5 और 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, उसकी सुविधाओं पर अधिबंधन लगाए जा सकते हैं और सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो निश्चित रूप से जो विड्रॉवल का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है, सस्पेंशन का प्रावधान, सदस्यता का प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता बल्कि सदस्यता का निलंबन किया जा सकता है और ये अधिकार जो है सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर लेती हैं। विड्रॉवल ऑफ मेंबरशिप का जहाँ तक प्रावधान है, प्रत्याहरण का जहाँ तक प्रावधान है, महासभा का सुरक्षा परिषद और महासभा के साथ ही यूएनओ चार्टर भी इस पर मौन है। ये सदस्यों की सदस्यता के प्रत्याहरण करने की न तो आज्ञा देता है और न ही मना करता है।
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर बड़ी बहस हुई थी और कुछ राज्य इस पक्ष में थे कि सदस्यों की सदस्यता वापसी के लिए निषेध किया जाए, कुछ अन्य राज्य इसके पक्ष में नहीं थे। अंत में निश्चित किया गया कि इस विषय में कोई व्यक्त प्रावधान न रखा जाए, विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकेंगे। इसके अलावा सदस्यों के निष्कासन का भी प्रश्न है। निष्कासन के प्रश्न चार्टर का अनुच्छेद 6, यदि कोई सदस्य जानबूझकर और लगातार चार्टर के वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बार बार ऐसा करता है, रिपीटेशन अगर ऐसा करता है, या इसके मौलिक सिद्धांतों के विरोध में कोई कार्य करता है, या इसके द्वारा महासभा या सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के विरोध में कार्य करता है, तो ऐसे सदस्यों के लिए सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा उसे संस्था से निकाला जा सकता है। चूंकि सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य शामिल होने चाहिए, तथा महासभा का निर्णय 2/3 बहुमत से होना चाहिए। तो इस प्रकार चार्टर के बारे में, यूएनओ के बारे में संक्षिप्त जानकारी, और इसके बाद इसके अंगों पर हम चर्चा करेंगे। यूएनओ के जो अंग हैं उन पर चर्चा करेंगे। ऑर्गन्स, सबसे पहला महासभा। महासभा जनरल असेंबली। दूसरा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। सचिवालय। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। महत्वपूर्ण अंग के रूप में सुरक्षा परिषद, महासभा, एक न्यासधारिता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यासधारिता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक जो है वो सामाजिक और आर्थिक मामलों से संबंधित, सामाजिक और आर्थिक मामलों से संबंधित जो परिषद हैं, या जिसे सामाजिक और आर्थिक परिषद कह सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, वो भी इसका एक अंग होती है। तो महत्वपूर्ण अंगों के रूप में महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जहाँ तक न्यासधारिता परिषद का प्रश्न है, विश्व में करीब करीब इसका उद्देश्य समापन की तरफ है, समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब यूएनओ के न्यासिक क्षेत्र विश्व में नहीं रहे हैं। इस रूप में इसका कोई विशेष महत्व शंका नहीं रह गया है। और जहाँ तक सामाजिक और आर्थिक परिषद का प्रश्न है, इसको भी वही अधिकार, कार्य और जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती है जो महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय मिलकर तय कर देते हैं। तो मुख्य अंगों के रूप में महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन अंगों का अध्ययन हम एक एक करके अगले वीडियो में करेंगे।